दमिश्क में सेना का मुख्यालय उसको भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमले में सेना का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है। तो ये देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति का महल हो, चाहे रक्षा मुख्यालय हो, चाहे सेना का हेडक्वार्टर हो, हर जगह इजरायल ने भीषण हमला किया है और ऐसे बम और मिसाइलें बरसाई हैं जिन्होंने वहां पर सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। दूर आसमान में देखिए, ऊपर तक आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा और दिखाई पड़ेगा कि कैसे सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट खोल दिया इजरायल ने। ये भीषण हमला जिसमें अब राष्ट्रपति का पता नहीं चल रहा है, ये भीषण हमला जिसमें आप देखिए रक्षा मंत्रालय, सेना का हेडक्वार्टर, ये बमबारी कैसे इन तमाम अहम प्रतिष्ठानों पर इजरायल ने की है, ये बताता है कि इजरायल ने सीरिया को बिल्कुल, उनके अहम प्रतिष्ठानों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। इतने बम बरसाए कि आपके सामने दिख रहा है, चारों तरफ केवल वहां पर धुआं दिख रहा है और विनाश दिख रहा है, तबाही दिख रही है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिख रही हैं। ये तीन तस्वीरें, चाहे वो सीरिया का दमिश्क का इलाका हो, चाहे दमिश्क के थोड़ा बाहर का इलाका हो, राष्ट्रपति का महल हो, रक्षा मंत्रालय हो, सेना मुख्यालय हो, हर तरफ इजरायल ने जैसा यहां पर हमला किया है, भीषण तबाही मचाई है। आप समझिए, अब एक नया वॉर फ्रंट, वैसे तो सीरिया ऑलरेडी अपने आप में एक वॉर फ्रंट है जहां कई गुट सरकार आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अब ये हमला, इस इंटेंसिटी का हमला सीरिया में पिछले कई दिनों में नहीं हुआ था, जो अब इजरायल ने कर दिया। अब देखिए बीच की तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्रालय पर ऐसे वहां पर बम बरसाए जैसे दिवाली में पटाखे जला रहा हो इजरायल, और ये धुआं देखिए, ये विनाश देखिए, ये तबाही देखिए, कितनी ऊपर तक धुआं जा रहा है। और किसी देश का रक्षा मंत्रालय सुरक्षित ना हो, सेना मुख्यालय अगर सुरक्षित ना हो, अगर राष्ट्रपति का घर सुरक्षित ना हो, तो वहां बचता क्या है। आप सीरिया की हालत भी समझ सकते हैं, सीरिया कितना फ्रेजाइल कंट्री है इस वक्त, ये समझ सकते हैं कैसे वहां पर अभी बिल्कुल भी उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई ऐसा एयर डिफेंस जैसा मैकेनिज्म नहीं है, ये भी समझ सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं कि इजरायल कहां, कैसे, किसको घुसकर मार दे मिडिल ईस्ट में, कोई नहीं जानता। हम अभी तक ईरान और इजरायल के बीच देख रहे थे एक तनाव, इससे पहले हम इजरायल और हमास के बीच लड़ाई देख रहे थे, उसके बाद हमने इजरायल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच देखा, लेकिन सीरिया में इतना बड़ा हमला, यह बताता है कि इजरायल कभी भी किसी से भी दो दो हाथ करने को तैयार है। और सीरिया में हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया है, जब तक सीरिया में द्रूज के खिलाफ हमले नहीं रुकते तब तक सीरिया पर इजरायल की बमबारी जारी रहेगी। पिछले 2 घंटे से सीरिया में इजरायल का ऑपरेशन जारी है। बीते 2 घंटों में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट है। भीषण बारूद बरस रहा है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरें दुनिया में खुले जंग के नए मोर्चे की हैं, जो इजराइल और सीरिया के बीच खुल चुका है। 16 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के आदेश को दरकिनार करते हुए सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो दमिश्क का है, जहां इजरायली वायुसेना ने आसमान से बम गिराए। आईडीएफ का टारगेट सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत भी थी। दावा है कि स्ट्राइक में इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ का टारगेट सीरियाई सेना का हेडक्वार्टर था। दावा है कि स्ट्राइक में इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब सीरिया के न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा था। इसी दौरान पीछे मौजूद इमारत पर बम गिरने से जोरदार धमाका हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी एक महिला रिपोर्टर के पीछे भीषण धमाका देखा गया। सीरिया की राजधानी में ही नहीं बल्कि इजराइल ने सीरियाई राष्ट्रपति के पैलेस के पास भी बमबारी की। यहां से कुछ मीटर दूरी पर धुआं उठता देखा गया। लेकिन सवाल है, इजराइल के इस क्रोध की वजह क्या है? आखिर बेंजामिन ने उस सीरिया पर बमबारी क्यों शुरू कर दी, जो अरब में इजराइल का सबसे करीबी दोस्त बनने की ओर आगे बढ़ रहा था? इसके पीछे द्रूज और बेदोइन समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा है, जो स्वेदा शहर में 13 जुलाई से जारी है। बेदोइन लड़ाके पूरे प्रांत पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें अल शरा सरकार भी उनके साथ है, जबकि द्रूज समुदाय को यहूदियों का करीबी माना जाता है। बड़ी संख्या में द्रूज समुदाय के लोग इजराइल में भी रहते हैं। इजराइल ने पहले ही सीरिया को द्रूज के कत्लेआम होने पर विनाश की धमकी दी थी, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने इजराइल की इस धमकी को दरकिनार किया।
इजराइल सेना के टैंक द्रूज शहर में दाखिल हो गए। दावा है कि सेना यहां बेदोइन लोगों का साथ दे रही है, क्योंकि दिसंबर 2024 में हुए तख्तापलट के दौरान उन्होंने अल शरा का साथ दिया था। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी। आईडीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा, चेतावनी का वक्त समाप्त हो गया है, अब सीरिया के खिलाफ एक्शन का वक्त है। द्रूज पर हमले करने वालों पर हमला जारी रहेगा जब तक स्वेदा में द्रूज लोगों की वापसी नहीं हो जाती। द्रूज इजरायली रक्षा बलों पर भरोसा कर सकते हैं। इजरायल ने सीरिया पर हमले ऐसे वक्त में शुरू किए हैं जब कुछ घंटों पहले ही ट्रंप प्रशासन से नेतन्याहू को सीरिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया था। इजरायल के इन हमलों से साफ है कि अगर सीरियाई सेना और बेदोइन लड़ाकों ने द्रूज के खिलाफ अभियान बंद नहीं किया तो उसके फाइटर जेट सीरिया में लेबनान जैसी तबाही मचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तय है कि ईरान और इजरायल के बीच लागू हुआ सीज फायर भी अब टूटेगा, ऐसे ही जैसे सीरिया में टूटा है। अमेरिका और यूरोप ईरान को परमाणु डील पर 45 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आशंका है कि सितंबर में इजरायल और अमेरिका ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी एकदम अलग है। डेडलाइन के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान अगले 45 से 50 दिनों तक सामरिक की बजाय डिप्लोमेटिक मिशन पर ज्यादा फोकस करे। असली प्लान कुछ और है। ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका हमलों की तैयारी पूरी कर चुके हैं। देखिए कब और कैसे ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। ये खबरें विस्तार से बता रही हैं कि अगर अगस्त तक ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके ईरान पर यूएनएससी के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान के पास अगस्त के अंत तक का समय है, लेकिन ये अल्टीमेटम सिर्फ भ्रामक विज्ञापन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान सामरिक मिशन से ज्यादा समय डिप्लोमेटिक मिशन में लगाए। इस अल्टीमेटम का असर यह होगा कि ईरान का विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण चर्चा में जुट जाएगा। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में महामंथन होंगे और इसी को अमेरिका अवसर में बदलना चाहता है। इसी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेहरान पर मिसाइलें बरस रही थी। जून का सूरज उगने से पहले ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले शुरू हुए, जबकि 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत होनी थी। यानी वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। इस बार भी ट्रंप 13 जून वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं। यानी समाचारों में जो बताया गया उसका दूसरा मतलब यह हो सकता है। सितंबर तक की समय सीमा ट्रंप का भ्रम जाल हो सकती है। सितंबर से पहले ही ईरान पर हमले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में ही इजराइल यूएस ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत भी अरब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। और इसका पहला संकेत यह है कि ईरान के करीब अरब सागर में अमेरिका का यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुका है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के करीब साउथ कोस्ट पर गश्त लगा रहा है। इस विमान वाहक युद्धपोत के साथ साथ स्ट्राइक ग्रुप भी है। बीते महीने यानी जून में यह बेड़ा और कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात थे।
यूएसएस कार्ल विंसन पहले से अरब सागर में तैनात है और इसका मतलब यह है कि इस बेड़े को यहां एक किसी खास मकसद से लाया गया है और वो ईरान पर हमला करना भी हो सकता है। अमेरिकी नेवी ईरान के करीब पहुंच चुकी है। यह ईरान पर हमलों की तैयारी का पहला संकेत है। दूसरा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिला है। ट्रंप से जब ईरान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ईरान बात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका अपने तरीके से ईरान से निपटना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि कोई जल्दी नहीं, असल में एक रणनीतिक चेतावनी है। ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है और सितंबर के बजाय हमले जुलाई में ही हो सकते हैं। इसका एक और संकेत भारतीय दूतावास की एडवाइजरी से मिला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसी एडवाइजरी खतरे को देखते हुए जारी की जाती है। संकेत है कि ईरान पर हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। जमीनी हालात, खुफिया सूचनाएं, सैन्य तैयारियां और राजनीतिक बयानबाजियां सभी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि ईरान के पास 45 दिन का वक्त है। ईरान जून में छिड़ी 12 दिन की जंग में वार्ता के धोखे का कड़वा स्वाद चख चुका है। इसीलिए वो सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं बल्कि सामरिक मिशन में भी जुटा हुआ है। पंद्रह जून से 11 जुलाई के बीच ईरानी गठबंधन के सहयोगी देशों के विमान तेहरान आते जाते रहे हैं और ये सामरिक तैयारी का संकेत है। और 11 जुलाई को रूस का एक IL-76 कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान से हथियारों की डिलीवरी की गई। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद विमान मॉस्को लौट गया। इससे पहले 15 से 19 जून के बीच चीन से बोइंग 747 तेहरान पहुंचते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 3 से ज्यादा विमान तेहरान पहुंचे हैं। चीन के इन विमानों से हथियार और कामिकाज़े ड्रोन पहुंचाए गए हैं। दोनों मोर्चों से जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार ईरान ट्रंप की चाल समझ चुका है। इसीलिए ईरानी सेना पहले से ज्यादा विध्वंसक प्लान के साथ तैयार है। रिपोर्ट है कि ईरान को खतरा महसूस हुआ तो इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। खमेनी ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से बड़े हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान ने यूएस में अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। जंग छिड़ी तो उसका बारूदी असर अमेरिका में भी दिख सकता है। ईरानी सेना पहले से हाई अलर्ट पर है। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी ने कहा है कि जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। किसी भी समय युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।